तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके मैथ का कॉपी बंद करें और हिस्ट्री के क्लास पर ध्यान दें। उसके बाद 2 मिनट आप लेते रहिएगा, टाइम अप हो चुका है। ठीक, तो इधर तो क्लास आप लोगों का छुक 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 चल रहा है। जैसे बिहार में ट्रेन चलती है, स्टेशन से पहले 5 बार भैकुम मार के, वैसे तुम लोग का क्लास भैकुम मार मार के चल रहा है। गांव में उसको भैकंप कहते हैं। अब मिल जाएगा, आप अब आराम से रहिए। ठीक, तो एक आध दिन और डिस्टर्ब होगा मेरे तरफ से, उसके बाद हम आ रहे हैं स्पीड में, रफ्तार में, फिर नो ब्रेक। ठीक, खूब तो 1 दिन और, अगर वो 1 दिन ना हुआ तब आप लोगों को 6 महीने तो लगातार क्लास चलेगी। उसके बाद ब्रेक लेंगे हल्का फुल्का, और फिर अगला राउंड में तो आप लोगों को जगह पर पहुंचाइए देंगे। ठीक, और आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि फरवरी खत्म होने को शुरू हुआ है जी। मार्च में आप लोगों का लास्ट जाते जाते क्वार्टरली एग्जाम भी होगा, तो तैयारी में आप लोग लगे रहिएगा। पीडीएफ वगैरह मिलते जा रहा है। हम लोग पिछले क्लास में यूरोप के राष्ट्रवाद, जो कि इतिहास के पहला चैप्टर है, उसको शुरू किए थे और 3 क्लास कर लिए हैं। इस 3 क्लास में हम लोगों ने, हाँ ललके ठीक है, ले भाइये के बातें मानम तो भले वो हमर एको बात ना माने, ले आके तुम पढ़ेबे का, वो काम कर देना, बड़ा मुक्ति मिलेगा। देखो इधर, तो हम लोगों ने अभी देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ लिया है और हमको क्या पढ़ना है। हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद। पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि राष्ट्रवाद क्या है। फिर पढ़े फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन की भूमिका, नेपोलियन के काम, फिर नेपोलियन को हराया गया, वियना सम्मेलन हुआ, मेटरनिक युग की शुरुआत हुई, मेटरनिक ने वियना सम्मेलन की अध्यक्षता की। फिर इसके वजह से जुलाई 1830 में फ्रांस की क्रांति हुई, जिसके बाद यूरोप के लगभग सभी देशों में उसका प्रभाव देखने को मिला। फिर 1848 की क्रांति हुई, उसका भी बाकी यूरोप के देशों पे प्रभाव पड़ा। ये सब हम देखे थे एक ही क्लास में न जी। दूसरे क्लास में हम लोगों ने देखा है इटली का एकीकरण, इसमें मेजनी की क्या भूमिका थी, काउंट काबूर की क्या भूमिका थी और गैरीबाल्डी की क्या भूमिका थी। ठीक, ये था हमारा दूसरा क्लास। तीसरा क्लास में हम लोगों ने देखा जर्मनी का एकीकरण, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, बिस्मार्क की, तो उसको पढ़े। और आज है हमारा अंतिम क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनान में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ उसके बारे में। जो 2-4 ऑस्ट्रिया, बोहेमिया, पोलैंड, हंगरी जैसे छोटे छोटे देश थे, वहाँ पे जो राष्ट्रवाद की भावना जगी, उन लोगों ने जो आंदोलन किया उसके बारे में। और अंत में हम लोग आज ही पढ़ेंगे कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ, राष्ट्रवाद की जो भावना जगी, जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, उसका यूरोप में और बाकी दुनिया में उसका क्या प्रभाव पड़ा। और चैप्टर हो जाएगा आप लोगों का खत्म। ऑब्जेक्टिव हमको आज ही करवाना था, लेकिन हम जानबूझ के छोड़ दिए कि कल हो सकता है मेरा क्लास कैसे होगा कि न होगा, तो हमने सोचा कि ऑब्जेक्टिव को सिक्योर कर लेते हैं। अगर क्लास लेंगे भी तो रात को नोट्स वोट्स बनाना मुश्किल है, ऑब्जेक्टिव के बना लेंगे तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, अगर कल हम क्लास लेंगे तो कल ही आप लोगों को ख़त्म कर दिया जाएगा। समझ गए? जाना है एक जगह, एकदम मिलेगा। इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा आप लोगों का, इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसका पीडीएफ मिलेगा। ठीक, उसके बाद इसका जितना ऑब्जेक्टिव होगा, तो जैसे आप लोग टेस्ट दे रहे हैं वैसे के रूप में आपको पीडीएफ मिलेगा। फिर आप उसको 1 साल संभाल के रखिए, चाहे कॉपी पर उतार के याद कीजिए, आपके ऊपर निर्भर है। बीच बीच में कॉपी पर उतारेला हम पीट सकते हैं, ठीक, क्योंकि आप लोग बानर जात से बिलोंग करते हैं, 2.0 हैं आप लोग बानर सेना में। साल भर तो संभाल के नहीं रखिएगा, तो कॉपी में नोट होना नहीं। एक आध बच्चे हैं वैसे जो संभाल के रख सकते हैं, बाकी सब तो हनुमाने जी है एकदम फाड़ दबे बोला। हाँ, उस दिन आप हमको दिखा दीजिए कि मेरे पास है सर, नहीं पीटेंगे, नहीं दिखा तो मार के गर्दा उड़ा देंगे। ठीक, उसके बाद आप लोगों को जब स्कूल में क्वार्टरली एग्जाम होगा, हाफ ईयरली होगा, फिर तुमको सेंटअप होगा, एक मॉडल क्वेश्चन आएगा। तो जो भी हम यहाँ पे तुमको क्वेश्चन आंसर देंगे, तो कुछ क्वेश्चन बिहार बोर्ड नया बनाता है जो मेरे पीडीएफ में नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन मेरे पीडीएफ में नहीं होगा
उसको अलग से फिर आपको PDF बना करके दे दिया जाएगा, समझ गए। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। देने लेने में थोड़ा देर हो सकता है क्योंकि 12th के भी बनाना होता है, तुम्हारा भी बनाना होता है, सब अकेले ही करना होता है, तो समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप लोगों को मिल जाएगा। आज आ जाइए हम लोग यूनान के बारे में। यूनान में कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। देखो, यूनान का एक अपना इतिहास रहा है बुआ, और गौरवमय इतिहास रहा है। आप लोग जितने भी दार्शनिक विद्वान पढ़े होंगे यूरोप में, लगभग सब के सब कहाँ के होंगे, यूनान के। जैसे आप लोग पढ़े हैं हेरोडोटस के बारे में, कहाँ के है। अरस्तु के बारे में पढ़ रहे हैं, कहाँ के है। ठीक, उसके अलावे आप अरस्तु के जो गुरु थे प्लेटो, यूनान के सुकरात, यूनान के अरस्तु के शिष्य सिकंदर, पूरे दुनिया को जितने वाला यूनान के कई सारे गणितज्ञ, विज्ञान में, साइंस में भी आप जाएंगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कई सारे लोग कहाँ हुए हैं, यूनान में हुए हैं। तो इस प्रकार से यूनान का अपना एक इतिहास है, और इतिहास ऐसा है जिसको जान करके यूनानियों को गर्व होता है, क्योंकि उन लोगों ने एक नया विचारधारा लाया, नए नए चीज़ों को दुनिया के सामने रखा है। तो इस तरह से देखो तो यूनान का अपना एक गौरवमय अतीत है, अपना एक इतिहास है। ठीक, जितने भी साहित्यिक प्रगति हुए हैं, विचारों का विस्तार हुआ, दर्शन आया, कला आया, चिकित्सा विज्ञान आया, इन सभी क्षेत्रों में यूनान के विद्वानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, और ये यूनानियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ से यूनानियों को प्रेरणा मिलता है कि हमारे पूर्वज जब इन सब चीज़ों को कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो ये चीज़ था। इससे हुआ ये कि इनके अंदर राष्ट्रवादी भावना पहले से थी। कहा जाता है कि यूरोप में अगर सभ्यता का किसी ने विकास किया है तो वो कौन है, यूनान। पूरे यूरोपीय महादेश में सभ्यता को फैलाने वाला कौन सा देश है, यूनान। इसीलिए इसे यूरोपीय सभ्यता का पालना भी कहते हैं, समझ गया। पालन नहीं, पालना कहते हैं, समझ गया। लेकिन समय बीता, और जिस यूनान का इतना बड़ा इतिहास था, अपना एक गौरवमय, समय के चक्र में ये भी फंसा, और ये भी किसी का गुलाम बन गया। किसका गुलाम बन गया, तुर्की का। जैसे हमारे भारत का अपना एक इतिहास है, लेकिन समय के चक्र में हम ही फंसे और हम भी ब्रिटिश का गुलाम बन गए थे, वैसे ही यूनान भी तुर्की का गुलाम बन गया। ठीक, लेकिन इस गुलामी में यूनानियों के लिए एक अच्छी बात ये थी, प्लस पॉइंट ये था कि ये धर्म, जाति और संस्कृति के नाम पर एक थे। आप इटली के देखिए, जर्मनी के देखिए, वहाँ के लोग इस विचारधारा में बटे हुए थे। धर्म अलग है, जाति अलग है, भाषा अलग है, पहनावा ओढ़ावा, संस्कृति, सभ्यता सब अलग अलग है। इसलिए उनमें राष्ट्रवादी भावना नहीं जग पा रहा था, टाइम लगा। लेकिन यूनान के लोगों में ये सब एक ही था, इसलिए इन लोगों में यूनानी जो राष्ट्रवादी भावना है वो जल्द जगेगी। ये चीज़ समझ में आया। तो ये लोग जर्मनी और इटली के जैसे बंटे हुए नहीं हैं, बस किसी के गुलाम है, बाकी इनमें एकता है। ठीक, और जब फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में या 1830 में या 1848 में, तीनों क्रांति का प्रभाव यूनान पे भी पड़ा। जैसे इटली जर्मनी पे उसका प्रभाव पड़ा, वैसे ही इसका प्रभाव यूनान पे भी पड़ा। यूनान के लोगों में भी राष्ट्रवादी भावना जगी, वो लोग भी अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने की यहाँ पे योजना बनाए, निश्चय किए कि हम लोग भी अब लड़ेंगे और अपने देश को किससे आजाद करवाएंगे, तुर्की से। ठीक, सवाल पूछेगा कि यूनान किसके अधीन था, तो तुर्की के अधीन था, तो हाँ गुलाम था। तो यूनान के लोगों ने कहा कि हम लोगों को तुर्की से पाना है आज़ादी, तो उसके लिए अपना एक संगठन होना चाहिए, एक संस्था होना चाहिए। तो वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है ओडेसा। ठीक, तो ओडेसा में यूनानियों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या है, हितेरिया फिलाइक, एक संस्था है। ठीक, तो पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि हितेरिया फिलाइक नामक संस्था कहाँ थी, तो यूनान में थी। किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो तुर्की से आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए यूनानियों ने ये संस्था बनाया था, हितेरिया फिलाइक। अंडरलाइन अपन कर लेना। ठीक, कहाँ बनाया गया था, ओडेसा में। ठीक, इसके अलावा पूरे यूरोप को सभ्यता के पाठ सिखाने वाला कौन है, यूनान है, वही बताया है। तो पूरे यूरोप के देश के लिए भी, जो भी यूरोप में इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, इटली हो, या बाकी के जो भी देश हो, फ्रांस हो, रूस हो, सबके लिए एक प्रेरणा का चीज़ था और सबको हमदर्दी था कि नहीं
यूनान हम लोगों को इतना चीज दिया, नया नया चीज सिखाया, तो उसको गुलाम नहीं होना चाहिए, उसको आजाद होना चाहिए। और इसी विचारधारा का एक व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड बैरन। ये था कहाँ के? इंग्लैंड के। और ये लड़ा किसके लिए? यूनान के लिए। इंग्लैंड के कवि है, सेना भी नहीं है, कौन है? कवि है। और किसके लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया है? यूनान के लिए, यूनान के स्वतंत्रता के लिए वो लड़ा और शहीद हो गया। जैसे ही लॉर्ड बैरन मरा, पूरे यूरोपीय देश में ये बात आग की तरह फैल गई कि देखिए यूनान हम लोगों को कई सारा चीज सिखाया, ठीक, हम लोगों को संस्कृति सिखाया, सभ्यता सिखाया, विचार सिखाया, दर्शन सिखाया, आज वो गुलाम है। और इंग्लैंड के कवि उसकी आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया, तो हम लोग क्यों ना उसमें अपना योगदान दे और क्यों ना यूनान को तुर्की से स्वतंत्र करा दे। तो ये विचारधारा लोगों में फैल गई, लोगों की हमदर्दी थी। दुनिया भर के जो यूरोप के जो देश हैं वो लोग क्या किए? आगे यूनान के सपोर्ट में। उधर से देखो रूस एक ऐसा देश था जिसका आधा हिस्सा था यूरोप में, आधा था एशिया में। तो रूस ने देखा कि अगर यूनान को हम आज़ाद करवा दें तो वहाँ तक हमारा साम्राज्य फैल सकता है। कैसे फैलेगा? तो उसका वजह है, जिस धर्म को रूस मानता था उसी धर्म को यूनान भी मान रहा है। तो रूस और यूनान के दोनों के धर्म एक है। तो देखा कि हम लोग धार्मिक रूप से भी एक है, और अगर तुर्की से आज़ाद हुआ तो अपना प्रभाव में भी हम ले सकते हैं, वहाँ पे अपना साम्राज्य फैला सकते हैं। इस उद्देश्य से रूस भी कहा कि यूनान को आज़ाद होना चाहिए। इंग्लैंड तो अगले है, लॉर्ड बैरन उसी के लिए शहीद हो गया, तो इंग्लैंड भी सपोर्ट में, रूस भी सपोर्ट में, और उसके बाद एक और है फ्रांस, वो भी आ जाएगा सपोर्ट में। हाँ, तो 3 देश आएगा, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस। तीनों एक होकर के तुर्की से युद्ध करेगा और तुर्की के हराएगा। लेकिन उसके पहले अभी कहानी और कुछ होगा। होता ये है कि 1821 ईस्वी में यूनान के एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है एलेक्जेंडर चिप सिलांटी, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक। इसने तुर्की के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया, यानी आंदोलन शुरू कर दिया। कैसे हमारे यहाँ भगत सिंह, गांधी जी शुरू किया आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध, वैसे ही तुर्की शासन के विरुद्ध 1821 में एलेक्जेंडर चिप सिलांटी ने यूनान में विद्रोह कर दिया, ठीक। लेकिन जैसे ही ये विद्रोह किया तो दुनिया भर के नहीं, खास करके यूरोप को लेना, बार बार हम दुनिया भर बोल दे रहे हैं। यूरोप के देश जो है वो अपना प्रतिक्रिया देंगे, का सही है का गलत है। अब उस टाइम पे जब ये लड़ाई चल रहा था, उस टाइम पे रूस में जो राजा था उसका नाम है जार एलेक्जेंडर। ये अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे जार एलेक्जेंडर के बारे में। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है चैप्टर नंबर 2 से, 1 से नहीं बना है लेकिन 2 से बनता है, ठीक। तो जार एलेक्जेंडर वो चाहता था कि यूनान स्वतंत्र हो जाए, लेकिन वो खुल के बोल नहीं रहा था। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि इसको डर है मेटरनिक से, ऑस्ट्रिया से। टाइम कौन सा है अभी? 1821। मेटरनिक का टाइम कब खत्म होगा? 30 में खत्म होता है, 48 में ना। अभी टाइम कौन चल रहा था? देखा ये रूस के जार एलेक्जेंडर कि अगर हम खुल के यूनान के समर्थन में आएंगे तो ऑस्ट्रिया हमारे विरुद्ध हो जाएगा, फालतू के ओकरा से हमारा लड़ाई करे पड़ेगा। इसलिए जार एलेक्जेंडर नहीं आता है इसमें देखो वही बता दिया गया है जो हम बताए ना कि यूनान के और रूस के दोनों का धर्म एक है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। दोनों रोमन कैथोलिक चर्च को मानने वाला था। यहाँ से वो दोनों, देखो रूस तथा यूनान रोमन को नहीं, ऑर्थोडॉक्स ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानता था। ईसाई धर्म में एक हिस्सा है, बंटा हुआ है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स में और रोमन कैथोलिक में। तो रूस और यूनान दोनों किसको मानता है? ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को मानता था। यहाँ से उन दोनों का धर्म एक था, ये अलग चीज है, ऊपर बता दिए हैं। यहाँ वाला समझ में आया? ये क्लियर हुआ? यूनान तुर्की के गुलाम है, तो 1821 में एलेक्जेंडर चिप सिलांटी वहाँ पे तुर्की के विरुद्ध कर देगा विद्रोह कि हमको आज़ाद करो। उस टाइम पे रूस के जो राजा है उसका नाम है जार एलेक्जेंडर द्वितीय, पूरा नाम है, ठीक, जार एलेक्जेंडर द्वितीय। वो चाहता है कि हम यूनान के समर्थन दे, उसका सहायता करें, लेकिन वो मेटरनिक के डर से वो काम नहीं कर पाएगा, उस पर दबाव है। और तुर्की क्या करेगा? तुर्की उस आंदोलन को दबा देगा। यूनान में हो ये रहा है मैया कि यूनान तुर्की के गुलाम है,
जैसे हमने अंग्रेज के थे, तो जैसे हमने अंग्रेज से आज़ादी के लिए लड़े, वैसे ही यूनान के लोग तुर्की से लड़ रहे हैं। किस चीज के लिए? अब बताओ, जब हमने आज़ादी के लिए लड़े थे तो क्या अंग्रेज आज़ाद कर दिया था? वो आंदोलन को क्या करता था? दबा देता था, मारता था, पिटता था, खत्म कर देता था। तुर्की भी यही काम कर रहा है। यूनान में जब भी विद्रोह हो रहा है तो क्या कर रहा है? उसको दबा दे रहा है, कुचल दे रहा है, मार पीट के खत्म कर दे रहा है, जेल भेज दे रहा है, गोली चला दे रहा है, खत्म। अब बगल के राजा है जार अलेक्जेंडर, उसी के बगल देश के, वो चाह रहा है कि हम यूनान के मदद करे, तुर्की से लड़े, लेकिन मेटरनिक के डरे वो लड़ नहीं रहा है कि अगर हम एक से लड़ेंगे तो मेटरनिक हमको पकड़ लेगा। फिर जार अलेक्जेंडर मर जाता है, उसके जगह कौन आएगा? दूसरा राजा, जिसका नाम है जार निकोलस। ये दोनों के बारे में चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, बढ़िया से। जार निकोलस के तो एकदम बढ़िया से पढ़ना है, एक मेरे हारू तक के पढ़े ला है तुनी के, ठीक, केकरा से फंसल थी बताएंगे, ठीक। तो जार निकोलस आता है, और जार निकोलस मेटरनिक से डरता वरता नहीं, वो कहता है कि हम यूनान के समर्थन में हैं, हम उसको समर्थन देते हैं। अगर यूनान को तुर्की स्वतंत्र नहीं करेगा तो हमरा से ओकरा फरियावे पड़ेगा। तो अब इंग्लैंड के लॉर्ड बैरन मर गया है, तो इंग्लैंड समर्थन में है। जार अलेक्जेंडर रूस के नहीं था, लेकिन जब जार निकोलस है तो वो समर्थन में है, तो रूस भी हो गया। और उसके बाद यहाँ पे इसने एक और काम किया, इसने इंग्लैंड से, जार निकोलस ने या रूस कहो, इसने ब्रिटेन से या इंग्लैंड से कहो, दोनों एक ही नाम है, उससे कर लिया 1826 में एक समझौता। कहा कि देखो, जब भी तुर्की यूनान लड़ेगा, हमने दोनों बीच में नहीं पड़ेंगे, शांत रहेंगे, मध्यस्थ रहेंगे, ना तो तू बोलना ना तो हम बोलेंगे, दोनों को लड़े दो, ऐसे रहना है समर्थन में। संधि कर लिया। चार्ल्स दसम के बारे में तूने के हम पढ़ेवे किए हैं, 1824 ईस्वी फ्रांस के राजा बनता है, ठीक। वो कहा कि यूनान स्वतंत्र होना चाहिए। तो 3 देश आ गया यूनान के समर्थन में, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस। तीनों के राजा कह रहा है कि तुर्की को यूनान को स्वतंत्र होना चाहिए, तुर्की को भागना चाहिए, आजाद करना चाहिए। उसके बाद ये तीनों देश 26 में पहले कहा कि हमने बीच में रहेंगे, अगले साल तीनों गया लंदन। कौन कौन? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। इंग्लैंड में लंदन है, तो फ्रांस और रूस भी इंग्लैंड पहुंचा, लंदन में, और वहां मिल करके इन तीनों ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग अपना सेना भेज करके, तीनों जानी अपना सेना भेजते हैं कहाँ? यूनान में। यूनान को मदद करते हैं, तुर्की को मार के भगाते हैं। लड़ाई किसकी है? यूनान की है। लड़ना किससे है? तुर्की से है। और सेना कौन भेज रहा है? इंग्लैंड, फ्रांस और ब्रिटेन। इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन है। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। ब्रिटेन, इंग्लैंड एक ही चीज, ठीक। और तीनों ने अपना सेना भेजा कहाँ? तो वहां पे एक जगह है जिसका नाम है नाव रीनो की खाड़ी, ठीक। तो नाव रीनो की खाड़ी में एक तरफ है रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की सेना, और दूसरे तरफ तुर्की की सेना। बताओ कौन जीतेगा? वो तीनों जीतेगा, क्योंकि वो 3 गो है और तुर्की अकेले है, तो युद्ध में तुर्की हार जाता है। तुर्की के समर्थन में एक देश आता है, उसका नाम है मिस्र, ठीक। मिस्र आता है कि हम तुर्की देने से, तो तीनों कहता है क्या कोई दिक्कत थोड़े है। दोनों के कूट कूट के मारा, पीटा और लड़ाई हुआ। मिस्र और तुर्की हार गया, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस जीत गया, और युद्ध खत्म होता है। तो उसके बाद क्या होता है? समझौता। तो अब होगा उनके बीच समझौता, संधि होगी। तो 1829 में क्या हुआ? संधि हुआ। MBBI क्वेश्चन है बुआ, उस संधि का नाम कौची है? एड्रियानोपुल की संधि। तो एड्रियानोपुल की संधि हुआ 1829 में, ठीक। और तुर्की यहाँ पे परास्त हो चुका था, तो कहा कि तुम नाम मात्र भर शासन चलाओ, लेकिन पूरा थोड़ा यूनान पर कब्जा नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत ही कब्जा रहेगा। के? अरे एड्रियानोपुल जगह है, वहां पे तीनों देश उन्ने के, दोनों देश उन्ने के। एक तरफ था ना, देखो, एक तरफ तुर्की है ना, इसके साथ कौन आया था? मिस्र। और दूसरे तरफ कौन था? तो दूसरे तरफ है तुम्हारा फ्रांस, रूस, एगो है इंग्लैंड।
इंग्लैंड है ना, इसमें जीता कौन? ये लोग जीत गया, ये हार गया। हाँ, ये सब लड़ किसके लिए रहा है? यूनान को आजाद करने के लिए, क्योंकि यूनान छोटा सा देश है, कमजोर पड़ चुका है, दूसरे के कब्जा में है। तो ये लोग कहा कि यूनान हमने के बहुत कुछ दिया है, तो हमने के भी बदले में यूनान को कुछ देना चाहिए, तो इसको आजाद करवाओ। तो ये तीनों मिलकर के अपन सेना भेजा कहाँ? नाउरीनो की खाड़ी में, और इन दोनों से लड़ा। उस युद्ध में ये तीनों जीत गए। इसका मतलब मिला के कहो कि यूनान जीत गया और इसकी हार हुई। और जब युद्ध होता है, जीत हार हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? संधि, समझौता। तो ये दोनों देश एक तरफ, ये तीनों सब एक जगह मिलेगा। कहाँ पे? एड्रियानोपल में, और वहां पे संधि होगा। और इस संधि में तीनों देश कहेगा ना तुर्की से कि तू रहो यूनान में, लेकिन हमरा तोरा में लड़ाई हुई, तू लात खा गल हमरा से, हम तो लतिया दिली, अब समझौता केकरा बीच हो? हमरे तोरा बीच न है कि आज के बाद ये सब काम ना करी है, इतने मार के छोड़ देलुक है ना, तो अगला दिन रेटू सब पर फाड़ देबो। पंचायत में ना हाँ, तो पंचायतीय के समझौता कर जाती, पंचायतीय न हो आया है, तो इन्हें जीतलको देश आएगा, इन्हें हरलको होगा। आज जीतलका जो कहेगा वो हरलका के अब सुने पड़ेगा, ना तो फिर मारेगा। होता है ना इसे जी लड़ाई में, सुनता ना है। तो ये तीनों देश मिल के कहा ना तुर्की से कि तू यूनान में रहो, लेकिन जितना तू प्रभुत्व जमाया हुआ है, जिस तरह से तू शासन करता है वैसे नहीं रहेगा, नाम मात्र रहेगा, खाली नाम के, ठीक ना, काम से तू नहीं रहेगा। ये संधि हो गया। यूनान के लोगों को पता चला एड्रियानोपल की संधि हुई है, उसमें कहा गया कि तुर्की थोड़ा बहुत लागी हमने के राजा के रूप में, शासक के रूप में रहेगा। तो वहां के लोगों ने फिर आंदोलन कर दिया और कहा कि जी नहीं, यूनान के लोग कहा कि तुर्की हमको जरा सा भी नहीं चाहिए, हमको पूर्णतः स्वतंत्र कराओ। जब स्वतंत्र कर रहा है तो नाम मतलब का रख ले है, कल जब इसको मौका मिलेगा तो फिर कब्जा कर लेगा हमारा पास, तो इसको पूरे तरह से यहाँ से भगावो। तो वो आंदोलन चला आगे 2-3 सालों तक, और अंततः हुआ 1832 में कस्तुनतुनिया की संधि। और इस संधि द्वारा यह तय किया गया कि तुर्की को पूर्णतः यूनान से निकल के जाना होगा और यूनान पूर्ण रूप से एकदम स्वतंत्र होगा, वो अपना राजा चुनेगा और अपना शासन चलाएगा। तो वो कब हुआ? 1832 में कस्तुनतुनिया की संधि। और उसके बाद यहाँ पे बेवेरिया के एक राजा था जिसका नाम था ऑटो, उसको यूनान के राजा बनाया गया और इस तरह से यूनान हो गया स्वतंत्र। कहानी समझ में आई? इसमें आप लोग याद रखिएगा एड्रियानोपल की संधि कब हुई, कस्तुनतुनिया की संधि कब हुई, ठीक। इस वाले में तुर्की यूनान आजाद हुआ है लेकिन पूर्णतः आजाद नहीं हुआ है। पूर्णतः आजाद कब होगा? 1832 में कस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। क्लियर यहाँ तक? नहीं है तो नहीं है तो रहे दे, हम डाल दिए हैं, कोई दिक्कत ना है। आगे देखो, अब देखिए, अब है छोटे छोटे देश, जैसे कि हंगरी, छोटा सा देश है। हंगरी पर कब्जा किसका है जी? ऑस्ट्रिया मेटरनिक के। अब चाहे 1830 के क्रांति हो चाहे 1848 के क्रांति हुआ फ्रांस में, लेकिन प्रभाव हंगरी पर भी। 30-16 में तो कुछ नहीं कर सकता है, मेटरनिक था। 1848-16 में प्रभाव पड़ा, मेटरनिक जा चुका है तो उसका प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? तो उसका नाम है कोसुथ और फ्रांसिस डिक। वो हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किया कि आंदोलन करो और अपने आप को ऑस्ट्रिया से मुक्त करो। इससे 2023 में क्वेश्चन बना है कि कोसुथ कहाँ का निवासी था, कहाँ का है? तो कहाँ के है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ के कहानी, अभी कहाँ के कहानी पढ़ रहा है तो ये कहाँ के होगा? ठीक, फ्रांसिस डिक से अभी तक नहीं पूछा, लेकिन कोसुथ से 2023 में। अरे दोनों आदमी के नाम है कोसुथ और फ्रांसिस डिक। ये दो व्यक्ति है जो हंगरी के आजादी के लिए आंदोलन किया था। कब? 1848 के टाइम। समझ गया? अब मान ले, एगो बात बताओ,
तोरा पूरे गांव पर कब्जा है। अब कोई 4 लोग आके तोरू कब्जा छीनल चाहेगा तो तू शांति से बैठ के ओकरा कह दमी कि तू जा, तुझे कहता से मान ले मैं आए ना लड़बाहू ना अपन जाने भर में। जब सगरों से लातम जुत्तम महत्तम हो जाएगा तब अंततः कहो कि ठीक है तो जा, अब हम क्या करें। तो वही है, समझ गए। अब कोसुत देखो क्या है, कोसुत लोकतंत्र को मानता था और मानता था कि एक ऐसा समाज बने जेका में कोई भी वर्ग न हो, कोई भी भेदभाव न हो। ठीक उसी टाइम पे यहाँ पे लुई फिलिप के पतन हो गया क्रांति के कारण, और उसका प्रभाव भी हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पे पड़ा कि हम भी करेंगे। कोसुत ने ऑस्ट्रियाई अधिपत्य का विरोध किया कि ऑस्ट्रिया को हमनी के देश से चला जाना चाहिए, हम लोगों को आज़ाद कर देना चाहिए, और बदलाव की मांग की। और 1848 में आंदोलन इतना बड़ा हो गया था कि ऑस्ट्रिया को हंगरी का हर एक बात मानना पड़ा। आजाद तो नहीं किया लेकिन जो भी हंगरी के लोग मांग कर रहे थे वो उसको देना पड़ा। समझ गया। जैसे काका मिला एक स्वतंत्र मंत्री परिषद कि जो भी मंत्री होंगे वो स्वतंत्र रूप से आप लोगों के द्वारा चुन के आएंगे। उसके बाद इसमें काली हंगरी के ही लोग शामिल होगा। फिर क्या दे दिया गया, प्रेस को स्वतंत्रता, उसको जो मन में है जो सही है वो छापेगा, कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक कि अपना सुरक्षा के लिए हम सेना की स्थापना करेंगे, कहा ऑस्ट्रेलिया की ठीक कर लो। तो ये 3 मांग मुख्य रूप से है। उसके बाद चौथा था सामंती प्रथा को समाप्त कर दो, एक तरह से जो जमींदारी व्यवस्था चल रही थी उसको खत्म। तो जो 1848 में क्रांति हुआ फ्रांस में, उसका प्रभाव पड़ा हंगरी पर। हंगरी पर कब्जा किसका है, ऑस्ट्रिया के। तो हंगरी के लोग ऑस्ट्रिया से सुधार के मांग कर रहे हैं। काका मांग किए, स्वतंत्र मंत्री परिषद होना चाहिए, मान लिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मान लिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सेना होना चाहिए, मान लिया गया। समानती प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए, मान लिया गया। उसके बाद वहाँ के जो संसद है उसका नाम था डायट। तो डायट में हर एक साल बैठक होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया कहा ठीक है आपका बैठक होगा। हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट है, वहीं पे इसकी बैठक होनी थी। तो ये भी स्वीकार किया गया। तो ये सब मांगे थी जो हंगरी के लोग ऑस्ट्रिया से मांग किया, और ऑस्ट्रिया को मानना पड़ा वो बात। कब, 1848 के क्रांति के दौरान। समझ गया। ऐसे करके लगभग समझो कि उसको सारा शक्ति मिल ही गया है। और उसी के शक्ति के साथ इसको पढ़ लो एक बार, तब अब पोलैंड को पढ़ना। उधर हंगरी मांग किया, हंगरी पर कब्जा किसका था जी, ऑस्ट्रिया के। और एक और देश था वहीं पे छोटा सा जिसका नाम है बोहेमिया। बोहेमिया में भी किसका कब्जा है, ऑस्ट्रिया के। तब बोहेमिया कहा कि का सरकार हंगरी के सब कुछ देला, हमरा कुछो ना, हमरो दा, वो भी मांग कर दिया। तो वहां पे जो चेक जाति था सबसे ज्यादा जनसंख्या में, उन लोगों ने भी यहाँ पे कहा कि हमारा अपना शासन रहेगा, हमर दो। तो हंगरी के दिया है तो हमरो दो, ठीक। लेकिन वहां के आंदोलन हो गया हिंसात्मक, हो गया या कर दिया गया वो अलग बात है। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया ने चाल चल के हिंसात्मक कर दिया और उसके आंदोलन को क्या कर दिया, दबा दिया। ऑस्ट्रेलिया मारपीट के उस आंदोलन को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, दमन कर दिया। तो जब हंगरी ने मांग किया था ऑस्ट्रिया से, तो बोहेमिया भी ऑस्ट्रिया से मांग किया कि उसको आज़ाद किए, इतना अधिकार दें तो हमको भी दीजिए। लेकिन यहाँ पे आंदोलन हिंसात्मक हो गया, ऑस्ट्रिया को मौका मिल गया, मतलब लड़ाई झगड़ा वाला हो गया, शांति से मांग नहीं किया, लड़ के मांगा, ठीक। कपर फ्रॉवल हो गया। तो सरकार कहा कि ये तो गलत है, मार रहा है सरकार के आदमी का, पीटो सबके, लाठी चार्ज। अब मार मार के आंदोलन ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इतना मारा कि सब भाग्य आंदोलन छोड़ के, आंदोलन का हो गया दमन। और इस कारण से देखो तो बोहेमिया के जो लोग थे, आंदोलन खत्म हो गया, धरा गला मार के कुट हुआ, तो कौन जा डरे आंदोलन में, आंदोलन खत्म तो मांग भी खत्म। तो इसको वो चीज नहीं मिल पाया। आगे चल के भी आजाद हो जाएगा लेकिन उस टाइम पे इसको न मिल पाया। एक था पोलैंड। पोलैंड पे कब्जा किसका था, रूस का, ठीक। तो वहां पे पोलैंड में राष्ट्रवादी भावना जगी और रूसी शासन के विरुद्ध वहां पे भी आवाज उठने लगी। और 1830 की क्रांति हुई तो उसका प्रभाव पोलैंड में पड़ा। रूस के विरुद्ध उन लोगों ने भी, पोलैंड के लोगों ने भी आंदोलन किया। और उस टाइम पे तो इसको भी कोई सहायता न मिला,
पोलैंड आंदोलन किया, लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस उसका मदद नहीं किया, वो रूस के तरफ से रहा और आंदोलन मजबूत नहीं हो पाया। तब पोलैंड को भी जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तब पोलैंड पर कब्जा किसका था? रूस के। 1830 के क्रांति के टाइम ये भी आंदोलन किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। रूस ने उस क्रांति को ही क्या कर दिया? खत्म कर दिया। बोहेमिया में भी मांग चला था, लेकिन ऑस्ट्रिया ने इसको क्या कर दिया? दबा दिया। इस तरह से काम खत्म। अब देखिए यूरोपीय राष्ट्रवाद के परिणाम का है। अगर देखो तो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कहाँ से जगती है? जब फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में, तब से ठीक धीरे धीरे भावना जगती है। और उसके बाद देखो तो आगे चल करके इसका परिणाम ये होता है कि यूरोप में कई सारे नए नए राज्य या देश कहो उसका जन्म होता है। जो जर्मनी, इटली जैसे देश टुकड़े टुकड़े में बंटे हुए थे, उसका एकीकरण होता है और एक देश बन करके वो विश्व के मानचित्र पर आता है, एक नया देश बनता है। ठीक, इसके दौरान कई सारे बड़े देश भी बनते हैं और कई सारे छोटे देश भी बनते हैं स्वतंत्र होकर के, और उसका प्रभाव आगे चल करके यूरोप से बाहर निकल के दुनिया भर में भी पड़ेगा। जैसे हमारे भारत में तो यूरोपीय राष्ट्रवाद का प्रभाव भारत में भी पड़ा, या दक्षिण अफ्रीका है या जो भी गुलाम देश थे वहाँ पे भी पड़ा कि जब फ्रांस, इटली, जर्मनी, बोहेमिया, हंगरी, पोलैंड जैसे देश आज़ाद हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम भी आंदोलन करेंगे और अपने सरकार से आज़ादी की मांग करेंगे, सुधार की मांग करेंगे और आज़ाद होंगे। तो उसका प्रभाव पड़ा। अगर बात करोगे इसका हम लोग अपने देश में, तो देखो अपने देश में कहाँ कहाँ इसका प्रभाव पड़ा। सबसे पहले यहाँ पे देखो अफ्रीका के हम बता दिए हैं, एशिया में भी बता दिए हैं, फ्रांस, इंग्लैंड वो सब पीछे हम बता दिए हैं जो बुक में है। भारत में आइए तो देखिए कहाँ कहाँ हुआ है। आइए जी, आइए जी, ये सब तो वही वाला बात है कि जो यूरोप था, अफ्रीका और एशिया है, वहाँ के जो गुलाम देश हैं वहाँ पे इसका प्रभाव पड़ा। भारत में देखिए सबसे पहले उस टाइम पे जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस टाइम पे हमारे कर्नाटक को पहले मैसूर कहा जाता था, और मैसूर के राजा था कौन? टीपू सुल्तान। 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक, तो जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई तो उसका प्रभाव टीपू सुल्तान पे भी पड़ा। ठीक, उसने उसका समर्थन किया था तो वो प्रभाव पड़ा, और आगे चल करके जैकोबियन क्लब की स्थापना किया था। जैकोबियन क्लब याद करो, जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी तो क्रांति का नेतृत्व करने वाला कौन था? जैकोबियन क्लब था, जेकरा में था तुमको ये उसका नाम कुछ है, फिर देखो हम भुला रहे हैं, गिले दिमाग में से। अरे रूस जब मरा था, का नाम माहिर है, लुई 16 है, तो उसके बाद कौन? हाँ, रॉबेस्पियर। ठीक, तो रॉबेस्पियर की सरकार बनी थी। रॉबेस्पियर किसका सदस्य था? जैकोबियन क्लब का। यानी एक तरह से कहो कि जैकोबियन क्लब की सरकार बनी थी, और इस बात का प्रभाव टीपू सुल्तान पे इतना पड़ा कि उसने भी अपने राज्य में क्या किया? जैकोबियन क्लब की स्थापना की, और साथ ही साथ वो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में एक वृक्ष लगवाया। तो ये था हमारे देश पर 1789 के क्रांति का प्रभाव जो फ्रांस में हुआ था। उसके बाद आगे चल के जो भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उसने भी भारतीय जो नेता थे उनको प्रभावित किया। उन लोगों ने इसको अपना हथियार बनाया। हमारे देश में एक व्यक्ति हुआ करते थे, राजा राम मोहन राय। उनको विदेशी सूचनाओं में बहुत इंटरेस्ट था। जो भी विदेशी घटनाएं हैं उन सब में इंटरेस्ट लेते थे, वहाँ से सीखते थे और यहाँ के लोगों को बताते थे, जागरूक करते थे। तो इन पे भी प्रभाव रहा। उसके बाद आगे देखिए 1821 में जब नेपल्स की क्रांति विफल हो गया था, यानी वो सफल नहीं हो पाया था, तो राजा राम मोहन राय उस पर अपना शोक प्रकट किए थे। अपना अखबार छापते थे। लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इनके अखबार के बारे में, समाज कुमोदी ऐसे करके इनका नाम है अखबार के। तो उसमें अपना शोक प्रकट किए, और 1823 में जब स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन चला और वो सफल हुआ तो उसमें अपना खुशी जाहिर किए थे। तो देखो विदेश में घटना हो रहा है लेकिन हमारे देश के लोगों को प्रभावित कर रहा है। ठीक, आगे चल के जब हमने के देश में 1857 की क्रांति होगी, वहां पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद के जितने भी आंदोलन होंगे उस पे भी इन चीजों का प्रभाव पड़ेगा, और ऐसे करके हमने के देश भी आजाद होगा। तो सब मिला के, हाँ एक चीज और हम पीछे क्लास में तुमको बता दिए हैं
कि हमने के देश में एक व्यक्ति थे लाला लाजपत राय, जिनके ऊपर मेजनी और काउंट काबूर का मेजनी और गैरीबाल्डी का इतना प्रभाव पड़ा कि उसके ऊपर उसका किताब ही लिख दी, उसकी जीवनी ही लिख दी है। ठीक, और ये सब के सब व्यक्ति देश के आज़ादी के लिए भारत में लड़ने वाले थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। तो देखो हर काल में जब विदेश में कोई भी, फ्रांस में हो या यूरोप में कहीं भी कोई भी आंदोलन हुआ तो उसका प्रभाव हमारे देश पे भी पड़ा और हमारे देश के आज़ादी के लिए एक रास्ता दिया कि कैसे हम लोग आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो फ्रांस की क्रांति हुई वो पूरे यूरोप को प्रभावित किया और उसके बाद वो पूरे विश्व को प्रभावित किया था। समझ गए? तो इस चैप्टर में आप लोगों को इतने था। आज आप लोगों का पहला चैप्टर हो गया खत्म। कल अगर हम क्लास लेंगे तो ऑब्जेक्टिव करवा के टेस्ट ले लेंगे। ठीक है।